हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे, 3 नंबर वीडियो बन चुका है जय प्रक्रम का। पहला नंबर जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन देखे थे, ये है पहला नंबर जिसका थंबनेल ये है। और दूसरा नंबर ये वाला जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग कवर किए हैं, और तीसरा वाला भी हम लोग इसमें भी 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। और आज हम लोग देखेंगे फाइनल किसका, जैव प्रक्रम का, जैव प्रक्रम का। और आज ये फाइनल वीडियो बन जाएगा इस चैप्टर का। उसके बाद से हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज़ इसको देखिए। और इससे ज़्यादा आप लोगों को मैट्रिक एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। कम से कम आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, 1, 2, 3। और आज वाला वीडियो जो बन रहा है, जिसको आप लोग देख रहे हैं, ये चौथा वीडियो और फाइनल वीडियो है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में 110 क्वेश्चन को कर लिए थे, आज से 111 को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट से इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की क्रिया कहलाती है। यानी कि जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तब जो पायरुविक एसिड होती है, उससे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर है किण्वन। किण्वन जो है, किण्वन एक विधि है जिसके थ्रू इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। आइए थोड़ा सा इसको हम लोग एक्सप्लेन करके देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, सबसे पहले ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज टूटेगा, क्या बनाएगा? पाइरूवेट बनाएगा। और पाइरूवेट जो होता है ना, जब हमारी कोशिका होती है, यानी कि मनुष्य की बात हम जब कर रहे हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ये लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में टूटती है। और इसी लैक्टिक अम्ल के वजह से हमारे शरीर में दर्द होता है। ज़्यादा ये किस में होता है? धावक लोगों में होता है। किन लोगों में होता है? धावक में। धावक में जो मांसपेशियां होती हैं, उसमें लैक्टिक अम्ल ज़्यादा बनता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहती है। लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती है, यहाँ पे जब ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती है, तो ये CO2 प्लस H2O और प्लस ऊर्जा यानी कि ATP में टूट जाती है। हम लोगों का मेन क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन जब अनुपस्थित रहेगा, ऑक्सीजन जब अनुपस्थित रहेगा तो ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में टूटेगा। ये मेनली ईस्ट वगैरह में होता है, ठीक है। तो ये जो होता है, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन ये जो ग्लूकोज से पाइरूवेट जो बनता है, ये कोशिका द्रव में होता है। क्लियर है? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं? रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं? तो उसको लसिका कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लसिका। ठीक है, एकदम क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत होता है? सबसे बड़ी बात कि प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है, ठीक है। और यह प्लाज्मा 91 से 92% पानी से बना होता है, ठीक है। यह हल्के पीले रंग का होता है और ये रक्त का लगभग 55% भाग होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 55%। सी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? मान लीजिए कि जैसे हम लोग पीपल का पत्ता तोड़ते हैं, तो बरगद का पत्ता तोड़ते हैं, तो उसमें हल्का हल्का दूध के जैसा कुछ गाढ़ा पदार्थ निकलता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग लेटेक्स कहते हैं, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेटेक्स। चलिए क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना होती है, उसको क्या कहते हैं? तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया
हम लोग पढ़ चुके हैं कि बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है सीकम, दूसरा होता है कोलोन और तीसरा होता है रेक्टम। ठीक है, सीकम जो होता है, सीकम छोटी और बड़ी आंत के जंक्शन पर स्थित होता है। इसमें एक और चीज आप लोगों को हम बता दें कि इसी सीकम से अपेंडिक्स जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीकम। ठीक है, यानी कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत का जो जंक्शन होता है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? सीकम होता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? शरीर से बाहर निकाला जाता है, क्या क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है ना, जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों को, यानी कि नाइट्रोजेनस पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। जो भी नाइट्रोजन पदार्थ होंगे वो विषैले होंगे, इसलिए इसको बाहर निकाल दिया जाता है, वो उत्सर्जन के द्वारा निकाला जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? उत्सर्जन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृक्क बाहर से संयोजी उत्तक तथा आरेखित पेशियों से बना जिस रचना से घिरा होता है वो क्या कहलाता है? तो देखिए एक फिगर से हम आप लोगों को समझाए हैं कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको कैप्सूल बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको कैप्सूल बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है वृक्क बाहर से संयोजी उत्तक और आरेखित पेशियों से बना होता है। ठीक है ना, बाहर से, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन ए, कैप्सूल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस पादप पत्ती कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तन कार्बोहाइड्रेट में होता है? दरअसल इसमें कहने का क्वेश्चन बहुत टेढ़ा मेढ़ा टाइप का दिख रहा है, लेकिन है नहीं। कह रहा है कि पत्ती के किस कोशिका में, दरअसल पत्तियों में बहुत सारा लेयर होता है, उसमें एक होता है पेलिसेड, उसका पूरा नाम होता है पेलिसेड पैरेन्काइमा। ठीक है ना, तो एक पेलिसेड लेयर होता है, उसके ऊपर एपिडर्मिस होता है। ठीक है, तो पेलिसेड में ही क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल से ही कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेलिसेड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, यूग्लिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में कौन सी क्रिया भूमिका ये होती है? चलिए सब कोई जानते हैं विसरण के थ्रू होता है। ठीक है, विसरण के थ्रू होता है। चलिए एक अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता कितने अणु ऑक्सीजन के साथ संयोजी की होती है? इसका कहने का मतलब होता है कि हीमोग्लोबिन जो है उसका एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणु को लेके जा सकता है, यानी कि ढो सकता है, यानी कि उससे बंधन बना सकता है। तो इसका आंसर होगा 4। ठीक है, इसका आंसर होगा 4, यानी कि हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु को साथ में लेके चल सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, फुफ्फुस चाप के निकलने के स्थान पर मानव हृदय में अर्धचंद्राकार कपटों की संख्या 3 होती है। ठीक है, ये इसका हम लोग जैसे पढ़ चुके हैं कि ये 3 होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण स्थल है, यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें जो आरबीसी जो होता है, आरबीसी, रेड ब्लड कर्पसल्स या रेड ब्लड सेल जो होता है, ये कहाँ बनता है? ये लाल रक्त कणिका जो है इंसान में या मानव में कहाँ बनता है? तो इसका बनने का ये है बोन मैरो। कहाँ बनता है? बोन मैरो में होता है, उसी को हम लोग अस्थि मज्जा कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा। ठीक है, और चलिए अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाओं का कौन सा घटक एंटीबॉडी का
स्राव करता है, प्राव नहीं, स्राव करता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी लिम्फोसाइट हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि WBC का लिम्फोसाइट जो पार्ट है वो क्या करता है, एंटीबॉडी का स्राव करता है, ठीक है। ग्रहणी का भाग है, ग्रहणी जो है वो किसका किसका भाग है, ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का भाग है। चलिए ग्रहणी, तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। ग्रहणी छोटी आंत का ही भाग होता है, पहला भाग होता है, ग्रहणी पहला भाग होता है छोटी आंत का। चलिए अगला अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ग्रहणी भाग है, फिर वही क्वेश्चन छोटी आंत का। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है, रेजिन्स और गोंद कहाँ संचित रहता है, तो पुराने जाइलम में होता है। रेजिन्स और गोंद कहाँ संचित होता है, पुराने जाइलम में होता है, पुराने जाइलम में रेजिन्स और गोंद दोनों उपस्थित मतलब संचित होता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन की संतुलन ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। भाई ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन हरे पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। तो जो हरे पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इस प्रक्रिया में एक चीज बनता है, क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों बनता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण के थ्रू जो बना हुआ ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, और हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं CO2 हम लोग छोड़ते हैं। तो जो CO2 हम लोग छोड़ते हैं वो क्या करता है, वो हरे पौधे अंदर लेते हैं, तो इससे और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। CO2 को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं, तो इसी से ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्रक विहीन रक्त पट्टिकाओं की मानव की अवधि कितनी होती है। लगभग ये 7 से 10 दिन की होती है, ठीक है ना। प्लेटेलेट्स की जो ये होती है रक्त पट्टिकाणुओं की जो जीवन काल होती है लगभग 7 से 10 दिन होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 सप्ताह। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1 सप्ताह, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, शरीर रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा क्षीरीय रक्त में बहुत कम होती है। क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है ना। क्षीरीय रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा बहुत कम होती है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है। सबसे बड़ी बात कि यूरिया बनता कहाँ है, ठीक है ना, यूरिया बनता कहाँ है, ठीक है। तो यूरिया बनता है यकृत में, ठीक है। सॉरी ये गड़बड़ हो गया। तो कहाँ इसका ये होगा, क्या होगा आंसर, यकृत में यानी कि लीवर में, ठीक है। तो यूरिया जो है ब्लड में यानी रक्त में कहाँ प्रवेश करेगा, लीवर में यानी कि यकृत में। चलिए अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है, कहा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्लेस वेयर कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस, यानी कि जो छोटी आंत होती है वहां पे पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, दंत अस्थि क्षय का कारण है, मतलब दांत का क्षय होने का कारण क्या है, मीठा चीज खाने से, हाँ ठीक है, मीठा चीज खाने से, बैक्टीरिया के द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई न करना, लगभग ये सब होगा, इनमें से सभी। देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन चौथा ये ऑप्शन दे ही दिया है, इनमें से सभी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दाएं आलिंद निलय पर पाए जाने वाले कपाट को ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको दाएं आलिंद निलय पर पाए जाने वाले कपाट को क्या कहते हैं, त्रिदली कपाट, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, ट्राइकस्पिड इंग्लिश में होता है और त्रिदली कपाट हिंदी में होता है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, फुफ्फुस सिराओं में प्रवाहित रक्त होता है, ये थोड़ा सा बहुत जबरदस्त ये क्वेश्चन है आपके सामने।
कि शीराओं में कैसा शीरा जो होता है इसमें कैसा ब्लड मतलब कि रक्त होता है, अशुद्ध होता है। लेकिन फुफ्फुस शीरा एक ऐसा शीरा है जिसमें शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, शुद्ध रक्त होता है। चलिए अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि सबको पता है, क्या होगा आंसर? यकृत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, पैरामेसी में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो मुख्य कोशिका मुख द्वारा होता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, अमीबा का मुख्य भोजन, अमीबा कुछ भी खा लेता है भाई, इसको जो भी मिलेगा खा लेगा, शैवाल के टुकड़े को भी खा लेगा, डाइटम्स को भी खा लेगा, बैक्टीरिया को भी खा लेगा, इनमें से सभी लगभग सभी को खा लेगा। ठीक है ना। ये कुटपाद से खाता है, जिसको चाहेगा पकड़ के अंदर कर लेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक समान व्यक्ति में हृदय की धड़कन की गति कितनी होती है? लगभग 84 होती है। तो 70 से 80 आप लोग आंसर मार दीजिएगा, सही हो जाएगा आंसर। इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? फिर वही बात। ठीक है, तो अमीबा एक ऐसा ये है, कंटेंट है आप लोगों के सामने जिससे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। कमेंट्स आप लोगों को जो अच्छा लगे वो भी कीजिए, जो बुरा लगे वो भी कीजिए, और हमको कुछ आप लोग सुझाव भी दे सकते हैं, वो सुझाव भी दीजिए। आप लोगों का एक एक कमेंट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी इकाई है, क्या है? इकाई होती है तो ये क्लोरोफिल होती है भाई, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषी इकाई होती है। ठीक है, ये देखिए, ये 3 स्टार वाला एक प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है। ये 3 स्टार है, यानी कि बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें जमीन या भूमि से पानी ऊपर जाता है, पत्तियों तक जाता है जाइलम उत्तक के द्वारा। ठीक है, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, सूर्य प्रकाश होती है, सूर्य प्रकाश में क्लोरोफिल के साथ ये क्या होता है, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनता है। तो यहाँ पे दिखा रहा है, ऑप्शन है कि ग्लूकोज भी है। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि ग्लूकोज भी है, ऑक्सीजन भी है, तो बनता तो दोनों है। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या बनता है, ग्लूकोज भी बनता है, ऑक्सीजन भी बनता है। तो कह रहा है कि मुख्य उत्पाद क्या है, क्या होगा आंसर, क्या होगा? हम 10 सेकंड देते हैं आप लोगों को, आप लोग सोचिए क्या होगा इसका। चलिए देखिए, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा प्रक्रिया है जो मेनली होता है खाना बनाने के लिए। ठीक है, खाना बनाने के लिए, तो खाना का मतलब ये हो गया ग्लूकोज। ठीक है, जो बाद में स्टार्च में बदल जाता है। ठीक है ना, पॉलीमर है स्टार्च। ठीक है ना, स्टार्च में बदल जाता है। और उसके साथ साथ फायदा हम लोगों को ये होता है कि ये भी बन जाता है, क्या? ये ऑक्सीजन O2, ये किसके रूप में बनता है? तो इसके बाई प्रोडक्ट के रूप में बन जाता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है। बाई प्रोडक्ट के रूप में बन जाता है ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर होगा आपका ग्लूकोज। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन ऑक्सीजन जो बनता है वो क्या है, वो है बाई प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए यहां तक तो क्लियर होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार फिर से आप लोगों को बताते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत फैक्चुअल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको जरूर कुछ देर तक ध्यान
लगाइए इसमें और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करते हैं। लसिका में रक्त की तुलना में निम्नलिखित में किसका अभाव होता है? लसिका लसिका में क्या होता है कि लाल रक्त कणिका नहीं होता है, रक्त पट्टिकाणु प्लेटलेट्स नहीं होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होता है, लसिका में थोड़ा बहुत WBC होता है, तो ये सब की कमी होती है। लेकिन देखिए यहाँ पे चौथा नंबर है, इनमें से सभी का अभाव होता है, तो सही आंसर है ये भी नहीं होता है लसिका में, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। ठीक है, तो लगभग ये सारा ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, लसिका में इनमें सभी का अभाव होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव हृदय के विषमों की शिथिलन को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बहुत पहले भी देख चुके हैं, आज भी बता रहे हैं कि डायस्टोल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको डायस्टोल बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किसके रूप में तोड़ता है? थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं कि गलत जवाब दे रहे हैं इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमीनो अम्ल। ठीक है, बहुत सारे लोग गलत भी जवाब दे रहे हैं, आप लोगों को देखना नहीं है, बस आप लोगों को पहला वाला टिक मार देना है, अमीनो अम्ल। ठीक है ना, पॉलीपेप्टाइड्स में तो बिल्कुल नहीं होता है, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूजन से निकल जाइए। अमीनो अम्ल होता है तो अमीनो अम्ल होगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सजीव का मुख्य लक्षण है? श्वसन। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, आज भी देख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, कहा जाता है कि जीव द्रव एक ऐसा घोल है जिसमें जीवन के सारे गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप लोग एकदम से अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा कि जीव द्रव आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? खाद्य पदार्थ जो भोजन बनता है उसका परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा तो नहीं होता है भाई, जाइलम के द्वारा सिर्फ और सिर्फ पानी और मिनरल्स का होता है। ठीक है ना, फ्लोएम के द्वारा, कोशिका झिल्ली के द्वारा, कॉर्टेक्स के द्वारा। तो हम लोग जानते हैं कि संवहन उत्तक दो ही है, या तो जाइलम है या तो फ्लोएम है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्लोएम। ठीक है, चलिए ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ही नहीं, खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होगा? फ्लोएम के द्वारा होगा। चलिए अगला प्रश्न, चलनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? चलनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो ये फ्लोएम में पाई जाएंगी। चलनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाएंगी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से स्वपोषी होते हैं? क्यों जिसमें क्लोरोफिल होगा वो स्वपोषी होगा? तो जीवाणु में नहीं, कवक में नहीं, सभी जीव नहीं, सभी हरे पौधे, यस सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी से किस पदार्थ का निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो इनपुट होता है ना, H2O का, H2O भी तो इनपुट होता है। कार्बोहाइड्रेट का, हाँ ये बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, ग्लूकोज जो बनता है। ठीक है ना, तो यही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसमें होती है? क्लोरोफिल वर्णक में होती है, क्लोरोफिल पिगमेंट में। जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ना, उसमें प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है। चलिए अगला प्रश्न, खनिज लवण का अवशोषण पौधे किस रूप में करते हैं? आयन के रूप में करते हैं। ठीक है, आयन के रूप में करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने के विशेष उपकरण को क्या कहते हैं? स्फैग्मोमैनोमीटर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए गोबर छत्ता मशरूम एक फंगस है, किस प्रकार का पोषण होता है? भाई ये फंगस है, हमेशा मृतजीवी होगा। ठीक है ना, हमेशा मृतजीवी होगा फंगस। चलिए अगला है, लार इसमें किस ग्रंथि का स्राव है? यानी कि कह रहा है कि लार इसमें किस ग्रंथि का स्राव है? तो इसमें कौन सा ग्रंथि है जो लार ग्रंथि से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा, जैसा कि हम लोग कल देख चुके हैं पिछले वीडियो में, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है? तो कल हम लोग मतलब कि सब चीज हम लोग देख चुके थे
कि जठर रस में क्या क्या होता है। जठर रस में क्या क्या होता है, कल ही हम बताए थे। जठर रस में होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस या श्लेष्मा और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, ये होता है। ठीक है ना। तो इसमें सही आंसर होगा पित्त। ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। कह रहा है कि कौन नहीं होता है, तो जठर रस में पित्त नहीं होता है। चलिए क्लियर है। अगला प्रश्न आपके सामने। सामान्य से उच्च रक्तचाप कहलाता है, हाइपरटेंशन कहलाता है। हाइपर मीन्स सबसे ज्यादा। चलिए अगला प्रश्न है, चालनी पट्ट कहाँ स्थित होती है, तो चलनी नलिकाओं के बीच में होती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चालनी नलिकाओं के बीच। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, रक्त क्या है। तो हम लोग कल ही पढ़े थे कि रक्त जो है संयोजी उत्तक है, लेकिन ये रक्त जो है संयोजी उत्तक, कैसा संयोजी उत्तक है, तो ये तरल संयोजी उत्तक है। तभी तो तरल रहता है, तभी तो इधर उधर जाता है। ठोस रहता तो नहीं जाता, ठोस रहता तो इसको तरल की जरूरत पड़ती। इसीलिए रक्त जो है ये तरल संयोजी उत्तक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, तरल संयोजी उत्तक। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है। इसमें कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है। जैसे कि अभी हम लोग कुछ देर पहले हम लोग एक प्रश्न देखे थे जिसमें हम लोग बड़ी आंत के बारे में समझे थे कि बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग में, सीकम में, कोलोन में और रेक्टम में। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कोलोन आ चुका है, कोलन या कोलोन। ठीक है ना, तो कोलन आ चुका है, तो ये जो है ये बड़ी आंत का भाग है। ठीक है, तो ये यही आंसर हो जाएगा कि ये छोटी आंत का भाग नहीं है। कौन, ये कोलोन। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। भाई पाचन की क्रिया तो हांडी से ही प्रारंभ हो जाती है। पाचन कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स पदार्थों को सिंपल पदार्थ में तोड़ना, यानी कि जो बड़े बड़े पदार्थ होते हैं उसको छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ना। तो कह रहे हैं मनुष्य में, हांडी में नहीं, मनुष्य में। तो मनुष्य जब खाना खाते हैं तो मुंह में खाते हैं, तो यहाँ मुंह से ही शुरू हो जाता है। जो लाइपेज इंजाइम है वो स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू कर देता है, मुख गुहा से ही शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये लास्ट प्रश्न है आपका और इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुख गुहा। चलिए आज जय प्रक्रम का सब क्वेश्चन समाप्त हो गया। ये हम जो 160 क्वेश्चन आप लोगों को के सामने रखे हैं, इससे ज़्यादा हमको जहाँ तक उम्मीद है आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा भी तो 1 या 2 अलग से कर देगा, या फिर इसी को घुमा फिरा के कुछ ना कुछ इसी में से पूछेगा। ठीक है, तो ये 160 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी दे दिए हैं हम। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप लोग कमेंट्स में हमको कर सकते हैं, कमेंट्स कीजिए, सर ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, ऐसा ज़रूरत है, तो हम आपके कमेंट्स के हिसाब से आगे का वीडियो बना सकते हैं और बनाएंगे भी। आपकी एक एक कमेंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात, अगला जो वीडियो बनेगा वो दूसरे चैप्टर का बनेगा। जब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं।